मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी वह आपे में न रहता था। उस स्थिति में उसे किसी बात का ध्यान न रहता था, महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह समाचार सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब उसे लकड़ियाँ ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थीं, जिन्हें चबाकर वह अपनी भूख मिटाता। वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता और सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली जानवर रह गया हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने गले में बंधी रस्सी और पाँव में डली लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहाँ से जंगल की ओर चला। राजा साहब के सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसे हाथियों का एक झुंड दिखाई पड़ा, पर उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। शायद उनका अभिप्राय था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो, इसलिए तुम्हारी जगह अब इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आँखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहाँ से भागता हुआ वह महल की ओर चला। अभी मोती रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ में से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी वहाँ जा पहुँचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती, लेकिन जब राजा साहब अंदर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। महल में लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, किंतु उनमें से एक भी वापस न लौटा। मोती के महावत का एक बेटा था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 वर्ष का था। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। वह मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली की माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, पर उसने किसी की एक ना सुनी। वह जंगल की ओर चल पड़ा। मुरली को इनाम का लालच नहीं था,
वह तो मोती की कमी महसूस कर रहा था। मुरली एक पेड़ पर चढ़ गया और जंगल में ध्यान से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला रहा है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। वह मुरली को पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला है। यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। उसे देख मोती खुशी से सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपए इनाम में दिए और मोती को फिर से अपनी खास सवारी का हाथी बना लिया। अब मोती राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया था।